इतना भी भीषण दुर्योधन बदमाश आदमी नहीं था, किंतु उसका मामा शकुनी उसको उस तरह से प्रलोभित कर दिया, तो वहां पर भी जय चलते। सर्वनाश का मूल कारण अपने घर भी शत्रु विभीषण है, बाहर वाले कोई हो ही नहीं सकते। जिस तरह यूपी की अगर बात की है तो यूपी में भी काफ़ी भाजपा को घाटा मिला है और सपा ने यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है। इसमें कहाँ आपके हिसाब से कहाँ लगता है कहाँ गलती हो गई? मैं 2-3 चीज पूरे उत्तर प्रदेश का इस लोकसभा चुनाव में सर्वे करने के बाद मुझे 2-3 चीजों की कमी लगी है। एक तो संगठन में बाहरी लोगों का पदार्पण, आरएसएस से दूरी बनाना, और तीसरा सबसे मुख्य कारण अमित शाह जैसे चाणक्य को उत्तर प्रदेश का दायित्व नहीं देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है जातीय समीकरण पर है और ये जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं बीजेपी वाले मार खा गए। यही एक सबसे मूल कारण रहा। और संगठन में जो आरएसएस का देन है, आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है तो उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। हर घर में अगर हिंदुत्व का नारा कहीं तक पहुंचाए तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग पहुंचाए। तो उत्तर प्रदेश के कुछ बाहरी नेता जिनको कभी बीजेपी में देखा नहीं गया, जनजात से देखा नहीं गया, उनसे पूछा जाए सिकंदर वक्त कौन थे, आरिफ बेग कौन थे, राजमाता सिंधिया कौन थी, ये लोग बता नहीं पाएंगे। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री कौन थे, ये लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को बीजेपी के कर्ता धर्ता मानते हैं। तो आरएसएस के संग जो एक संबंध कहीं ना कहीं टूटा है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति। विद्या अर्जन करके जो आप सोच रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। स्वनिर्भर भारत में स्वनिर्भर बनिए ना। जब पारसियों को भारत में पदार्पण कराया गया था तो एक ही शर्त पर कराया गया था कि आपका अवदान क्या रहेगा, और शर्त दूसरा ये था उनके पास कि आप गौ कसी नहीं करेंगे, गौमांस नहीं खाएंगे। वो 1% पारसी भारत में 2 शर्तों के संग आए। आज रतन टाटा जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या उत्तर प्रदेश में लोग स्वनिर्भर होकर अपना स्थान बना नहीं सकते हैं? मैं ज्यादा दूर आपको लेके नहीं चलूंगा। 80 और 90 की दशक में भारतवर्ष के कोई भी स्कूल उठा लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षक नहीं थे, और उत्तम शिक्षा के महारथी आगे जी को ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं उत्तर प्रदेश से। सबको हम लोग भूल रहे हैं क्या? यही उत्तर प्रदेश है ना। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा से के क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा है? इसके पीछे राजनीतिक के कुछ दलाल हैं, नेता नहीं मैं बोल रहा हूं, राजनीतिक कुछ दलाल हैं जो अपनी टोपी सीधा करने के चक्कर में ये युवाओं को बहका रहे हैं और जातीयतावाद की इंजेक्शन भर रहे हैं। भाई जातीयता जनगणना की आप बात कर रहे हैं, कौन सा जातीयता जनगणना करूं? सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, फिर जातीयता जनगणना करके फिर एक नया पाकिस्तान निर्माण करके दे दूं? कांग्रेस का बनाया हुआ वक्फ बोर्ड है। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक की मैं आपको घटना बता रहा हूं। कर्नाटक विधानसभा में बजट सत्र गया है, वहां पर 1000 करोड़ रुपया का अलाउंस वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है, 1500 करोड़ रुपया का अलाउंस चर्च को दिया जा रहा है। ये क्या है? हिंदुओं को कुछ तो नहीं दिया जा रहा है। हम हिंदू लोग मंदिर से कर देंगे और मुसलमान भाई लोग वहां पर बैठकर मलाई लोपेंगे, ये काम नहीं होगा। ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, अभी हम 303 सीट पर आए हैं, 303 सीट पर आए हैं। 6 महीना के अंदर 403 सीट पर हम पहुंचेंगे। 9 तारीख जाते जाते ये 330 340 के आसपास आके खड़ा हो जाएगा। ये भी बात आज आप लिख लीजिए। रह गया नीतीश कुमार जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का, तो ये दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और नीतीश कुमार जी का ये अंतिम दौर चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी इस बार दल बदल देंगे, मुझे नहीं लगता। क्या यह कहा जाए नीतीश कुमार कहीं भारत रत्न का ख्वाब तो नहीं देख रहे? जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है तो उनको भारत रत्न जीवित अवस्था में मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर
राम मनोहर लोहिया के। सच्चे सिपाही में अगर कोई व्यक्ति खड़े उतरा तो एकमात्र नीतीश कुमार। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, जिस करप्शन के अगेंस्ट में आंदोलन किया, अन्ना हजारे का भी एकमात्र सिपाही जो सच्चा और खरा उतरा वो कुमार विश्वास था। बात बाकी अन्ना हजारे इसका रिजल्ट खुद दिए। तो भाई मैं चाहूँगा नीतीश कुमार जी को जीवित अवस्था में भारत रत्न दिया जाए, वो भारत रत्न के उपयोगी हैं। अंत में देश के युवाओं के लिए क्या आपका संदेश होगा, जो वास्तव में इस राजनीति को देख करके कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं? क्या कहें उन युवाओं के लिए जो देश में राजनीति को नजदीक से देखना चाह रहे हैं? भारत में राजनीतिक स्थिति दो तरह की है। विधानसभा की स्थिति परिस्थिति अलग है और लोकसभा की स्थिति परिस्थिति अलग है। तो युवा वर्ग को दो चीज हरदम सोच के चलना चाहिए कि आपका एक उंगली राष्ट्र निर्माण कर सकता है, और वही उंगली जब आपके राज्य के स्थिति परिस्थिति में आती है तब राज्य की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप अपना मतदान करें। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अपना मतदान कर ही सकते हैं। तो मैं एक बात फिर बोलूंगा, राष्ट्र प्रथम, रोजगार बाद में, राष्ट्र हित प्रथम। यार आज भी हम लोग उसी जननी के गर्भ से उतरे हुए हैं जो घास की रोटी खा के जी सकते हैं, किंतु राष्ट्र के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते। मैं फिर बता रहा हूं, चाणक्य की अंतिम वाणी आपको बोल के खत्म कर रहा हूं कि विदेशी माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान कभी भी आपका देश का स्वदेशी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे साथ श्री त्रिजटा अघोरी जी थे, जिन्होंने बेबाक राय रखी, राजनीति के तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी, और उन्होंने साथ में युवाओं को और अन्य लोगों को संदेश दिया कि वास्तव में आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख के तब अपने हित को ध्यान रखें। महाराज जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।